तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी राजपूत और आज हम अपना उपसर्ग वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो उपसर्ग शुरू किए थे हम उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले 25 क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस कर चुके थे हम। आज मैं आगे से आपके लिए 26 से लेकर 50 अगले 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए हम बिना देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो प्रश्न 26 हमसे क्या पूछा है? प्रश्न 26 में हमसे पूछा गया है कि अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो हमें बताना है कि अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, अभ्युदय जो है वो अभि जमा उदय, अभि प्लस उदय, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा उपसर्ग होगा? अभी। ठीक है, अभी। तो अभी हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन स। ठीक है, अभी भ पर छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो प्रश्न 26 का ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 27 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 27 में हमसे पूछा गया है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो हमें प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा रहा है ये हमें बताना है। तो प्रतिकूल में प्रति जमा कूल, प्रतिकूल जो शब्द है वो प्रति जमा कूल से मिलकर बना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति। ठीक है, ऑप्शन द जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 28 पर चलेंगे। प्रश्न 28 में हमसे पूछा गया है निर्वासित शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग का सही विच्छेद कीजिए। तो ये किससे मिलकर बना है? निर जमा वासित। ठीक है, निर जमा वासित से मिलकर बना है। तो यहाँ जो निर है वो क्या है? निर जो है वो एक उपसर्ग है और वासित जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, तो निर्वासित में निर हमारा ये हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ब में, निर्जमा वासित। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा प्रश्न 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 29 की तरफ चलेंगे। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही युग्म कौन सा है? प्रश्न संख्या 29 में यदि हम देखें तो ये तीन उससे मिलकर बना है, सु जमा शिक्ष जमा इत। ठीक है, तो इसमें देखिए सु जो है वो हमारा क्या हो गया? उपसर्ग, और इत हमारा क्या हो गया? प्रत्यय, और शिक्ष हमारा क्या है? शिक्षा हमारा मूल शब्द। तो हमें इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही युग्म बताना है। तो आप बताइए कौन सा होगा? सु और इत। ठीक है, सु और इत हमें कौन से ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन अ में। ठीक है, सु उपसर्ग है और इत क्या है? प्रत्यय। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन अ है वो प्रश्न 29 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 30 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 30 में हमसे पूछा गया है निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो हमें बताना है कि निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो निर्मल किससे मिलकर बना है? निर प्लस मल। ठीक है, निर प्लस मल। तो निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर। ठीक है, निर। इस तरह हम लिखेंगे निर, निर्जमा मल। तो ये हमें उपसर्ग बताना है। तो वो कौन से ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ब में। तो ऑप्शन ब जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 31 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 31 में हमसे पूछा गया है अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना है कि अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार शब्द किससे मिलकर बना है? अलम जमा कार। ठीक है, तो ये जो अलम जमा कार है, ये अलम जमा कार में उपसर्ग क्या है? अलम। तो हमें ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन स में। ठीक है, अलम यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रश्न 31 का जो उत्तर है वो स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 की ओर चलेंगे। प्रश्न 32 में हमसे पूछा गया है पुनर्जन्म शब्द में उपसर्ग बताइए। तो पुनर्जन्म शब्द में उपसर्ग हमें बताना है। तो इसमें देखिए पुनर्जन्म, पुनर्जमा जन्म, ये इससे मिलकर बना है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये जो उपसर्ग है पुनर हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ब में। ठीक है, यहाँ पे ये पुनर जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ब जो है वो प्रश्न 32 का बिल्कुल ठीक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न 33 की तरफ चलेंगे। अब प्रश्न 33 में हमसे पूछा गया है कम उम्र और कमज़ोर शब्दों में कम किस प्रकार का उपसर्ग है। तो हमें प्रश्न 33 में बताना है कि कम उम्र और कमज़ोर शब्दों में कम किस प्रकार का उपसर्ग है। तो ये मैं आपको बता दूं कि कम जो शब्द है वो एक उर्दू और फारसी उपसर्ग है। ठीक है, ये हमारा विदेशी उपसर्ग है जो उर्दू और फारसी भाषा से लिया गया है। तो प्रश्न 33 का ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 34 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 34 में हमसे पूछा गया है बाकायदा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो हमें बाकायदा शब्द में उपसर्ग बताना है। तो बाकायदा में देखिए, बाकायदा जो है वो बा जमा कायदा, इससे मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि बाकायदा में उपसर्ग क्या हो गया? बा। तो हमें बा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? बा हमें ब ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बाकायदा, ये जो बा उपसर्ग है ये भी उर्दू का ही एक उपसर्ग है। ठीक है, उर्दू भाषा से लिया गया ये उपसर्ग। तो बा जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न 34 का। ठीक है, चलिए प्रश्न 35 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 35 में हमसे पूछा गया है अन्याय शब्द में मूल शब्द क्या है। ठीक है, अन्याय में हमें मूल शब्द बताना है। तो अन्याय में मूल शब्द है अ। ठीक है, अ यहाँ पर निषेध
निषेध दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, न्याय। तो हमारा ऑप्शन, हमसे मूल शब्द पूछा गया है इस बार, तो हमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन अ, ठीक है। ऑप्शन अ न्याय मूल शब्द है, ठीक है। तो प्रश्न 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन अ, ठीक है। चलिए प्रश्न 36 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 36 में हमसे पूछा गया है किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमें बताना है कि किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जो शब्द परायण है उसमें परा का शब्द का जो इस्तेमाल है वो उपसर्ग की तरह नहीं हुआ है। तो हमारा ऑप्शन द जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 36 का हमारा ऑप्शन द जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 37 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 37 में हमसे पूछा गया है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग छिपा है। तो स्वागत शब्द जो है वो कैसे बना है, सु जमा आगत, ठीक है, सु जमा आगत। तो स्वागत में सु जो है वो हमारा उपसर्ग है। तो हमें बस यही बताना था कि कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो हमें ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन स में सु, ठीक है। यहाँ पर सु जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 38 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 38 में हमसे पूछा गया है दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, इसमें हमें बताना है, देखिए दुर्लभ शब्द को यदि हम अलग करते हैं तो ये कैसे हम करेंगे, दुर जमा लब, ठीक है, दुर जमा लब। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा हो गया, दुर, और वो हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन अ में, दुर, ठीक है। तो 38 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 39 की तरफ चलिए। प्रश्न 39 में हमसे पूछा गया है उपाचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमें बताना है। तो उपाचार्य में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, उप जमा आचार्य, ठीक है। तो उप जमा आचार्य, तो इसमें हमें बताना है कि उपसर्ग कौन सा है। तो उप यहाँ पर उपसर्ग है, और वो हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ब में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ब जो है वो प्रश्न संख्या 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 40 पर चलेंगे। प्रश्न 40 में हमसे पूछा गया है बिन देखा और बिन ब्याहा शब्दों में कौन सा हिंदी उपसर्ग है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बिन देखा और बिन ब्याहा शब्दों में कौन सा हिंदी उपसर्ग है। तो वो है बिन, ठीक है। इसमें तो हम देखकर ही बता देंगे बिन, इन दोनों में कौन सा हिंदी उपसर्ग है। ये बिन जो है यहाँ पर हिंदी तद्भव उपसर्ग है, ठीक है। तो हमें बिन जो है वो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ब में। तो ऑप्शन ब जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 40 का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41, इसमें हमसे पूछा गया है प्राग ऐतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये बनेगा प्राक जमा ऐतिहासिक, ठीक है, प्राक जमा ऐतिहासिक, प्राक जमा ऐतिहासिक। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का इस्तेमाल हुआ है। हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी ना, जिसमें तीसरे वर्ग का नियम लगता है कि यदि यहाँ पर क है तो जब ये जुड़ेंगे प्राक जमा ऐतिहासिक तो यहाँ पर क वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्राग ऐतिहासिक, ग बन जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 41 का जो आंसर है उसमें वो क्या होगा, प्राग ऐतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, प्राक का। तो यहाँ पर प्राक हमें कौन से ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन अ में। तो ऑप्शन अ जो है वो प्रश्न 41 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 42 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 42 में हमसे पूछा गया है कि सहानुभूति शब्द में मूल रूप से कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए सहानुभूति में हमें उपसर्ग बताना है। तो ये बना है सह जमा अनु जमा भूति, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, जो ये दो उपसर्गों से मिलकर बना है, सह जमा अनु। तो पहला हमें हमेशा पहला उपसर्ग बताना होगा, ठीक है। जब भी हमसे उपसर्ग पूछा जाएगा तो हमें पहला ही प्रथम उपसर्ग हमें बताना होगा। तो इसका प्रथम उपसर्ग कौन सा है, सह। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, सह, ठीक है। तो प्रश्न 42 का हमारा ऑप्शन अ जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 43 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 43 में हमसे पूछा गया है बेइंसाफी शब्द में कौन सा विदेशी उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। तो बेइंसाफी शब्द में बे, ये जो बे शब्द है, बे, यही हमारा विदेशी उपसर्ग जुड़ा है। और ये बे जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये उर्दू भाषा का, ये हमारा उर्दू भाषा का क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो बे जो है एक उर्दू भाषा का हमारा उपसर्ग है। हमारा ऑप्शन जो बे है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिरायु शब्द में, अगले प्रश्न पर आएंगे, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो 44 में चिरायु शब्द में हमें उपसर्ग बताना है, तो वो कौन सा होगा, देखिए चिरायु में चिर जमा आयु, ठीक है, चिर जमा आयु से मिलकर बना है ये। तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग होगा, चिर, ठीक है। चिर हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ब में। तो ऑप्शन ब जो है वो प्रश्न 44 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुष्कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुष्कर्म शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। तो दुष्कर्म जो है वो किससे मिलकर बना है, दुष जमा कर्म, ठीक है। तो दुष
ये वाला दुष है, तो दुष हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन अ में, दुष। ठीक है, तो प्रश्न अ जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 45 का। प्रश्न 46 देखेंगे, सदाचार शब्द में उपसर्ग हमें बताना है। तो सदाचार जो है वो किससे मिलकर बना है? सदाचार मिलकर बना है सत जमा आचार। ठीक है, सत जमा आचार, सत जमा आचार। तो यहाँ पर सत जो है हमारा उपसर्ग होगा। ठीक है, सत हमारा उपसर्ग होगा। तो हमारा सत हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सत, ऑप्शन ब में। तो ऑप्शन ब जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 46 का। चलिए प्रश्न 47 पर चलेंगे। प्रश्न 47 में हमसे पूछा गया है, अधोमुख शब्द में व्याकरणिक नियम के अनुसार कौन सा उपसर्ग अव्यय माना जाता है? अधोमुख शब्द में हमें उपसर्ग या अव्यय बताना है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो वो बताना है हमें। तो वो क्या है? अधोमुख में यदि हम अधोमुख को अलग करते हैं तो यहाँ पे विसर्ग संधि लगती है, अधः जमा मुख। अधः जमा मुख से मिलकर बना है अधोमुख, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? अधः। ठीक है, इसको संस्कृत का, ये एक संस्कृत का अव्यय भी कहलाता है। ठीक है, अव्यय कौन से शब्द होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते? ठीक है, चलिए प्रश्न 48 देखेंगे, निगोड़ा शब्द में कौन सा हिंदी उपसर्ग है? हमें बताना है निगोड़ा शब्द में हिंदी उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त किया गया है। तो निगोड़ा में नी जमा गोड़ा। ठीक है, इससे बना है मिलकर, तो नी जमा गोड़ा। तो ये जो नी शब्द है यहाँ पर, नी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हिंदी का तद्भव उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी का तद्भव उपसर्ग है ये नी, तो हमारा ऑप्शन ब जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 49 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 49 में हमसे पूछा गया है, डिप्टी कलेक्टर या वाइस चांसलर में प्रयुक्त प्रथम शब्द किस प्रकार के उपसर्ग हैं? हमें बताना है डिप्टी कलेक्टर या वाइस चांसलर, ये डिप्टी और वाइस जो शब्द हैं इसमें प्रयुक्त प्रथम शब्द जो हैं वो किस प्रकार के उपसर्ग हैं? तो वो हमें देखने से ही पता चल रहा है, डिप्टी और वाइस जो है वो अंग्रेजी के शब्द हैं, तो ये अंग्रेजी विदेशी उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ब जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 49 का। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, व्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, हमें व्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए व्युत्पत्ति जो है वो किससे मिलकर बना है? वी जमा उत जमा पत्ती। ठीक है, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। हमें इसमें क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? वी। ठीक है, तो यहाँ पे वी हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन स में। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 50 का उत्तर हो जाएगा स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी उपसर्ग की हमारी वीडियो। ठीक है, अब हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं व्याकरण के और भी बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लाती रहूँगी।